बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आबिद रज़ा MLT यूट्यूब चैनल के प्लेटफॉर्म से एक मरतबा फिर आप लोगों के साथ हाज़िर खिदमत हूँ। दोस्तों, पिछली वीडियो के अंदर हमने बात की थी मुख्तलिफ़ स्कॉलरशिप्स के बारे में। अगर आपने बैचलर करनी है, आपने मास्टर्स करनी है और PhD करनी है पाकिस्तान से बाहर या पाकिस्तान में ही, तो किस तरह आप जो है वो स्कॉलरशिप्स जो है वो हासिल कर सकते हैं। उसके लिए हमने पिछले वीडियो के अंदर बात की थी कि किस तरह हम मुख्तलिफ़ जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ तक पहुंचकर उनमें डॉक्यूमेंट्स अपने सबमिट करवा सकते हैं। उसके बाद कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि रिक्वायर्ड होते हैं तकरीबन यूनिवर्सिटीज़ के अंदर। जर्नल जो है वो हमने डॉक्यूमेंट्स की बात की थी। उसके बाद फिर हमने ये चीज़ भी डिस्कस की थी कि इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इस बात को जो है वो ज़ेर बहस लाएंगे कि कौन सी स्कॉलरशिप्स हैं जो कि दुनियावी लेवल पे बहुत ईजी और बेहतर तरीके से जो है वो काम कर रही हैं। दोस्तों, उसी में से दुनिया के अंदर सबसे बड़ी स्कॉलरशिप जो चल रही है वो CSE है, जिसे CGS भी कहते हैं, जिसका मुकम्मल जो नाम है वो है चाइनीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप या फिर चाइनीज़ काउंसिल स्कॉलरशिप। तो ये जो है वो स्कॉलरशिप काउंसिल जो है वो किस तरह से हम इसमें जो है वो एडमिशन ले सकते हैं, किस तरह हम चाइनीज़ स्कॉलरशिप जो काउंसिल है उस तक रीच कर सकते हैं। तो मुकम्मल आज इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे इस स्कॉलरशिप के बारे में। तो आखिर तक आप जो है वो वीडियो में हमारे साथ जो है वो जुड़े रहें ताकि आप जो है वो कोई भी बात मिस ना कर सकें। इंशाल्लाह इस वीडियो के अंदर हम मुकम्मल डॉक्यूमेंट्स भी बताएंगे और प्रोसीजर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम बताएंगे कि चाइनीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप में आप किस तरह अप्लाई कर सकते हैं। आज जो चीज़ हम डिस्कस करेंगे उसमें हम बताएंगे कि इस स्कॉलरशिप को किस तरह हासिल कर सकते हैं। उसके बाद जो है वो इस स्कॉलरशिप के बिहाफ पे हम कितने जो है वो सैलरी ले सकते हैं और उसके बाद ये स्कॉलरशिप जो है वो किन किन डिग्रीज़ के लिए अहल है, यानी कौन कौन सी डिग्रीज़ जो है वो इसमें हो सकती हैं। दोस्तों, अगर हम बात करें चाइना स्कॉलरशिप काउंसिल की, तो चाइना स्कॉलरशिप काउंसिल मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ऑफ चाइना की एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स और चाइना के स्टूडेंट्स की सपोर्ट कर रही होती है एजुकेशनल साइड पे, यानी एकेडमिक साइड पे। CSE बाहमी स्कॉलरशिप्स दे रही होती है अपने ही स्टूडेंट्स को, चाइना के स्टूडेंट्स को, और उसके साथ साथ बाहर के स्टूडेंट्स को वेलकम कर रही होती है जो कि स्कॉलर्स हैं या फिर स्टूडेंट हैं BS MS या PhD करना चाहते हैं। दोस्तों, 2020 की रिपोर्ट के मुताबिक इकोनॉमिक एंड सिक्योरिटी रिव्यू कमीशन ने जो शाया की है उसके मुताबिक CSE के जो फंड्स हैं, CSE का जो फंड है उसमें अप्रॉक्सीमेटली 65,000 चाइनीज़ स्टूडेंट्स जो कि बाहर स्टडी कर रहे हैं और इतनी ही तादाद चाइना में बाहर के स्टूडेंट्स की पढ़ रही है। और उसके साथ साथ 26,000 चाइनीज़ स्टूडेंट्स यूनाइटेड स्टेट्स में CSE की स्कॉलरशिप के बिहाफ पे अपनी स्टडी कंटिन्यू कर रहे हैं। दोस्तों, ये 2020 की उनकी रिपोर्ट है जिसमें इतनी स्कॉलरशिप जो है वो चाइनीज़ काउंसिल जो स्कॉलरशिप है वो प्रोवाइड कर रही होती है। उसके बाद अगर हम बात करें स्टडी फील्ड स्कॉलरशिप्स आर ऑफर्ड बाय CSE, यानी कि चाइनीज़ स्कॉलरशिप काउंसिल कौन सी डिग्रीज़ या कौन सी फील्ड में जो है वो काम कर रही होती है। CSE ऑफर्स ऑल डिग्री एंड नॉन डिग्री फील्ड स्कॉलरशिप्स, चाइनीज़ इंटरनेशनल लैंग्वेज एंड कल्चर स्कॉलरशिप्स, मुख्तलिफ जो है वो चाइनीज़ लैंग्वेज स्कॉलरशिप्स भी आ रही होती हैं जिसमें 1 साल का 2 साल का डिप्लोमा भी जो है वो आप चाइनीज़ लैंग्वेज एंड कल्चर में जो है वो कर सकते हैं। उसकी भी फुली फंडेड स्कॉलरशिप्स आ रही होती हैं। उसके बाद अगर हम बात करें फर्दर स्टडीज़ की डिग्री प्रोग्राम्स की, तो उसमें CSE बैचलर प्रोग्राम, मास्टर्स प्रोग्राम, PhD प्रोग्राम्स और रिसर्च जो है वो ऑफ़र कर रही होती है। उसके बाद हमने जो है वो कंबाइन एक जो है वो सेटअप बनाया है फील्ड स्टडीज़ का। फैकल्टी ऑफ मेडिसिन में जो है वो स्कॉलरशिप्स इसकी आ रही होती हैं, फैकल्टी ऑफ सोशल साइंसेज में भी, फैकल्टी ऑफ नेचुरल साइंसेज, फैकल्टी ऑफ आर्ट, फैकल्टी ऑफ BBA बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन, बैचलर ऑफ बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन। उसके बाद है फैकल्टी ऑफ एजुकेशन। दोस्तों, अगर हम इन मुकम्मल फैकल्टीज़ को देखें तो इन एक एक फ़ैकल्टी के अंदर बहुत ज़्यादा डिपार्टमेंट्स होते हैं। अगर हम देखें फैकल्टी ऑफ मेडिसिन को, तो फैकल्टी ऑफ मेडिसिन के अंदर MBBS हो गया, हमारा BDS हो गया, नर्सिंग हो गया, दूसरे और काफ़ी सब्जेक्ट्स जो है वो इसमें इंक्लूड होते हैं। फैकल्टी ऑफ सोशल साइंसेज में भी हमारे इस तरह बहुत सब्जेक्ट आ जाते हैं। अगर आप मुकम्मल जो है वो देखना चाहते हैं कि CSE कौन से स्पेशल प्रोग्राम्स ऑफ़र कर रही है, तो तकरीबन बहुत बड़ी ये एक लिस्ट है जो कि यहाँ पे जो है वो मुमकिन नहीं थी, इसलिए मैं डिस्क्रिप्शन में आपको CSE
कि जो है वो प्रोग्राम्स की जो लिंक है वो दे दूंगा, तो आप वहाँ पर इजीली जो है वो अपना जो डिज़ायर्ड प्रोग्राम है वो देख सकते हैं कि आप किस प्रोग्राम में अप्लाई करना चाहते हैं, क्या CSE उस प्रोग्राम को जो है वो स्कॉलरशिप दे रही है या नहीं। उसके बाद अगर हम फाइनेंशियली देखें कि CSE जो है वो किस तरह से जो है वो आपकी जो फाइनेंशियल सपोर्ट है वो कर रही होती है। अगर हम देखते हैं तो CSE स्कॉलरशिप फॉर PhD स्टूडेंट्स, अगर आप PhD करना चाहते हैं तो CSE की स्कॉलरशिप आपको स्टडी फ्री दे रही है, आपकी ट्यूशन जो है वो फ्री होगी, आपकी अकोमोडेशन फ्री होगी, और उसके अलावा आपको 3500 RMB यानी कि जो उनकी करेंसी है चाइना की, वो ऑफ़र कर रही होती है। ये आपकी ट्यूशन फ़ी और आपकी अकोमोडेशन के अलावा जो है वो, जिसको हम अगर पाकिस्तान में कहें तो एज ए सैलरी आपको जो है वो प्रोवाइड कर रही होती है चाइनीज़ स्कॉलरशिप काउंसिल। उसके बाद अगर हम बात करें मास्टर्स स्टूडेंट्स की, तो मास्टर्स के स्टूडेंट्स जो है वो मंथली स्टाइपेंड जो उनका है वो 3000 RMB है, जिसमें उनकी भी जो है वो ट्यूशन और उसके अलावा अकोमोडेशन, ट्यूशन फ़ी जो है वो हम कहते हैं कि जो भी आपकी यूनिवर्सिटी के अखराजात होंगे वो तकरीबन जो है वो यूनिवर्सिटी ख़ुद ही पे कर रही होती है, और आपकी अकोमोडेशन भी फ्री होती है। उसके अलावा आपको सैलरी जो है वो ऑफ़र कर रही होती है यूनिवर्सिटी या ये स्कॉलरशिप 3000 RMB। उसके बाद अगर हम बात करें CSE स्कॉलरशिप फॉर अंडर ग्रेजुएट यानी बैचलर प्रोग्राम, बैचलर प्रोग्राम के लिए जो स्टाइपेंड है वो 2500 है। इसमें भी आपकी ट्यूशन फ़ी जो है वो फ्री होती है, और उसके बाद आपकी अकोमोडेशन जो है वो फ्री होती है। दोस्तों अगर हम बात करें पार्शल स्कॉलरशिप की, पार्शल स्कॉलरशिप का मकसद ये होता है कि पार्शल स्कॉलरशिप के अंदर कुछ चीज़ें यूनिवर्सिटी जो है वो पे कर रही होती है, और कुछ चीज़ें जो है वो आपने ख़ुद पे करनी होती हैं। और फिर मुख्तलिफ अगर हम चाइना की साइड पे देखते हैं तो फिर कोटा सिस्टम कंट्री होता है, कुछ स्कॉलरशिप्स आपका कंट्री ख़ुद वहाँ पे जो है वो अफोर्ड करके मतलब दे रहा होता है। तो ये इस तरह सारा सिस्टम पार्शल स्कॉलरशिप का चल रहा होता है। लेकिन मुख्तलिफ जो है वो यूनिवर्सिटीज़ में जो पार्शल स्कॉलरशिप्स हैं चाइना के अंदर, ये देखा गया है कि पार्शल स्कॉलरशिप में आपकी ट्यूशन फ़ी जो है वो फ्री होती है, अकोमोडेशन आपकी फ्री होती है, और उसके बाद आपको स्टाइपेंड जो है वो कुछ कम दिया जाता है। जैसे आपका अगर मास्टर्स के अंदर 3000 जो है वो स्टाइपेंड है, तो फिर वहाँ पर आपका 1500 भी हो सकता है, जो है वो 1000 भी हो सकता है। तो इस तरह जो है वो आपका स्टाइपेंड कम होता है, जिसको हम पार्शियल स्कॉलरशिप्स में भी जो है वो कंसीडर कर रहे होते हैं। उसके बाद अगर हम एज रिलैक्सेशन की बात करें कि हम जो है वो कितनी एज तक जो है वो कौन सी डिग्री के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप बैचलर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो बैचलर्स में आपकी एज तकरीबन 25 ईयर्स तक होनी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। उसके बाद आपकी एज मास्टर्स के लिए जो लिमिटेशन है वो 35 ईयर्स। उसके बाद जो PhD के लिए है, डॉक्टरल लेवल के लिए, वो है 40 ईयर्स, 40 साल। उसके बाद अगर हम बात करें रिक्वायरमेंट्स की कि कौन कौन से आपको डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं, ये पिछली वीडियो के अंदर भी हमने जो है वो बात की थी इस बारे में कि कौन कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि आपको रिक्वायर्ड हैं। तो CSE के लिए जो स्पेशली आज हम बात करेंगे CSE की, तो CSE के लिए आपको जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं उनके बारे में जो है वो आपको मैं बताता हूँ। उसके बाद फिर हम इन जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी आपको पिक्स भी दिखाऊँगा कि किस तरह जो है वो ये डॉक्यूमेंट्स जो है वो आपको रेडी करने हैं। अगर आप बैचलर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास इंटरमीडिएट, सिंध के अंदर जिसको इंटरमीडिएट कहा जाता है, और पंजाब और KP के साइड पे FSC कहा जाता है, जिसकी आपके पास मार्कशीट और ओरिजिनल सर्टिफिकेट होना लाजमी है। यानी कि आपके पास ये सारे डॉक्यूमेंट्स स्कैन होने चाहिए। ओरिजिनल तो आपके पास होंगे लेकिन आपने इनको स्कैन करके अपने लैपटॉप में रखना है। उसके बाद अगर आप मास्टर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास बैचलर्स जो जिस यूनिवर्सिटी से आपने पास आउट किया है BS ऑनर्स, वहाँ की आपको मार्कशीट होनी चाहिए जिसको हम ट्रांसक्रिप्ट कहते हैं, और उसके बाद ओरिजिनल डिग्री सर्टिफिकेट भी आपके पास होना चाहिए। अगर आप PhD के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो PhD के लिए आपके पास MPhil MS की मार्कशीट यानी ट्रांसक्रिप्ट का होना लाजमी है। उसके बाद आपके पास ओरिजिनल सर्टिफिकेट यानी डिग्री होनी चाहिए। और अगर हम बात करें बोथ डॉक्यूमेंट्स मस्ट बी नोटराइज्ड, तो दोस्तों ये नोटराइजेशन एक प्रोसेस होता है चाइना में जो तकरीबन ऐसे समझे कि 100% जो यूनिवर्सिटीज़ हैं या ये स्पेशली स्कॉलरशिप CSE स्कॉलरशिप नोटराइज्ड डॉक्यूमेंट्स ही ले रही होती है।
तो नोटराइज का क्या सिस्टम है या नोटराइज क्या होते हैं, आइए उसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। स्पेशली ये जो हमने दो सर्टिफिकेट्स की बात की है, अगर आप जो है वो बैचलर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपकी इंटर की और इंटर एफएससी की जो है वो और आपका ओरिजिनल सर्टिफिकेट, और ये जो दो डॉक्यूमेंट्स हैं आपके ये नोटराइज्ड होंगे। तो हम अभी जर्नल नोटराइजेशन की बात करते हैं कि नोटराइजेशन प्रोसेस क्या होता है। दोस्तों नोटराइजेशन प्रोसेस ये है कि आपने पाकिस्तान के अंदर जो लॉयर्स होते हैं, जो मैजिस्ट्रेट होते हैं, ठीक है, जो गवर्नमेंट एक जो है वो एम्प्लॉय है, गवर्नमेंट जो है वो मैजिस्ट्रेट है, लॉयर है, तो उससे आप जो अथोराइज्ड हो, जिसकी गवर्नमेंट जॉब हो, गजेटेड ऑफिसर हो, तो उससे जो है वो आपने अपने डॉक्यूमेंट्स जो है वो ये ऐसे समझें कि अटेस्ट करवाने होते हैं। तो ये फिर इनका प्रोसेस होता है जिसमें ये हमें इमिग्रेशन भी जो है वो ऑफर मतलब दे रहे होते हैं। या आप देख सकते हैं ये जो एरो के निशान लगे हुए हैं ये जो है वो स्टैम्प करके दे रहे होते हैं ये दो, और उसके बाद ये इनका ये सारा जो प्रोसेस है डिग्री के ऊपर, ये जो है वो आपके ट्रांसक्रिप्ट और बैचलर डिग्री, अगर आप इंटरमीडिएट एफएससी यानी कि बैचलर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपकी एफएससी और प्लस में आपकी एफएससी की मार्कशीट के ऊपर ये जो है वो नोटराइजेशन होगी। अगर आप मास्टर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपकी बैचलर डिग्री और प्लस में आपकी ट्रांसक्रिप्ट के ऊपर होगा। अगर आप पीएचडी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपकी एमएस एमफिल की मार्कशीट और ट्रांसक्रिप्ट और आपकी डिग्री के ऊपर जो है वो ये नोटराइजेशन का प्रोसेस होगा। ठीक है, नोटराइजेशन का प्रोसेस सिंपल ये है कि आपके इलाके के अंदर जो भी आपके इलाके के अंदर जो भी कोर्ट हो तो वहाँ पे आपने जो है वो जाना है और उनसे कहना है कि मुझे अपनी डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट नोटराइज्ड करवानी है। तो वहाँ से आपको कुछ ही जो है वो अमाउंट के अंदर जो है वो नोटराइजेशन जो है वो होके डिग्री जो है वो उसी दिन जो है वो विदिन जो है वो 1 to 2 आवर्स आपको डिग्री जो है वो मिल जाती है। अब इसके अंदर ये चीज़ ध्यान में रहे कि कभी भी आपने नोटराइजेशन जो करवानी है वो ओरिजिनल डिग्री के ऊपर नहीं करवानी, आपने फ़ोटोकॉपी एक सेट ले जाना है, उसके ऊपर इसकी आपने नोटराइजेशन करवानी है। ठीक हो गया। उसके बाद अगर हम बात करें बाकी डॉक्यूमेंट्स की, ये जो डॉक्यूमेंट्स थे ये हमारे बहुत ज़्यादा अहम डॉक्यूमेंट्स होते हैं जिनके ऊपर एक चीज़ और भी मैं यहाँ पे जो है वो आप लोगों को बताता चलूँ कि उसके बाद आपने यूनिवर्सिटी से भी अपनी डिग्री वेरीफाई करवानी है, उसके बाद आपने हेग से भी डिग्री जो है वो वेरीफाई करवानी है। वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस के अंदर जो है वो हम हेग का मुकम्मल प्रोसेस भी मैं आपको बताऊंगा कि हेग का जो है वो किस तरह प्रोसेस है, या फिर मैं लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को दे दूंगा कि आप किस तरह जो है वो अपनी हेग से जो है वो डिग्री वेरीफाई अटेस्ट करवा सकते हैं आप अपनी डिग्री। लेकिन ये चीज़ डिग्री यूनिवर्सिटी की वेरिफिकेशन और उसके बाद आपकी हेग की वेरिफिकेशन मोस्टली स्कैन डिग्रीज नहीं ले रही होती यूनिवर्सिटी, लेकिन जब आपकी सिलेक्शन हो जाती है तो उसके बाद यूनिवर्सिटी आपकी ये सारी चीज़ें कि आपकी डिग्री हेग से वेरीफाइड है, यूनिवर्सिटी से वेरीफाइड है, ये चेक कर रही होती है आपकी एम्बेसी और प्लस में आपकी यूनिवर्सिटी जिसमें आपकी एडमिशन हुई है। तो आपने ये प्रोसेस लाजमी करना है। उसके बाद आपने अपना पासपोर्ट रेडी करना है। अगर आपका पासपोर्ट रेडी नहीं है तो सबसे पहले आपने इन डिग्रीज़ के साथ साथ अपना पासपोर्ट भी जो है वो अप्लाई करना है। उसके बाद फिर आपने यूनिवर्सिटी के जो 2 प्रोफेसर्स हैं जिन्होंने आपको पढ़ाया है, आपके सब्जेक्ट टीचर रहे हैं, आपके सुपरवाइज़र रहे हैं, तो उनसे आपने जो है वो जिस तरह ये रिकमेंडेशन लेटर है इस तरह के जो है वो आपने रिकमेंडेशन अपने यूनिवर्सिटी से लेटर लेना है। जिस तरह जो है वो ये मैंने जो है वो डॉक्टर जो मेरे जो है वो टीचर रहे हैं मैंने उनसे ये लेटर लिया है, तो आपने जो है वो अपने किसी भी 2 प्रोफेसर से जो है वो अपना रिकमेंडेशन लेना है जो आपके सब्जेक्ट टीचर रहे हैं, आपके सुपरवाइज़र रहे हैं और आपको बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। तो दोस्तों और फिर इसमें एक बात आपको याद रहे जो कि पिछली वीडियो के अंदर भी मैंने जो है वो आप लोगों के साथ डिस्कस की थी कि आपने रिकमेंडेशंस उन्हीं प्रोफेसर से लेनी है जो कि आपको अच्छे तरीके से जानते हों और आपकी बाद में जब यूनिवर्सिटी उनसे कम्युनिकेशन करे आपके बारे में तो आपके लिए रिकमेंडेशन बेहतर से बेहतर दे सकें। अगर हम पीएचडी स्टूडेंट्स की बात करें तो पीएचडी स्टूडेंट्स के लिए जो रिसर्च पेपर हैं उनके जो पब्लिश करवाते हैं तो वो बहुत ही ज़्यादा अहम होते हैं, उनके लिए प्लस पॉइंट होते हैं उनकी एडमिशन के लिए। उसके बाद एक्सेप्टेंस लेटर है, लेकिन एक्सेप्टेंस लेटर डिपेंड करता है यूनिवर्सिटी के ऊपर। ये मोस्टली जो अगर हम एक्सेप्टेंस लेटर की बात करें
तो ये कुछ यूनिवर्सिटीज़ जो है वो ले रही होती हैं, कुछ यूनिवर्सिटीज़ जो है वो नहीं जो है वो ले रही होती हैं। अब एक्सेप्टेंस लेटर की अगर हम बात करें तो क्या है कि एक्सेप्टेंस लेटर असल में जिस यूनिवर्सिटी को आपने चूज़ किया है, क्योंकि सीएसई के अंदर आप 1 साल के अंदर 3 यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई कर सकते हैं। तो आपने 3 यूनिवर्सिटीज़ सेलेक्ट की, आपने उसमें जाके अपना प्रोग्राम देखना है। जैसे अगर मैं अप्लाई कर रहा हूँ वुहान मेडिकल यूनिवर्सिटी के अंदर, तो मैं वुहान यूनिवर्सिटी से अपना डिपार्टमेंट निकालूंगा, मेडिकल लेबॉर्ट्री टेक्नोलॉजी। उसकी फिर फैकल्टी के अंदर जाऊंगा कि कौन से प्रोफेसर्स हैं, 10 प्रोफेसर्स आ गए, उसमें से मैं सबकी प्रोफाइल चेक करूंगा कि इस प्रोफेसर की जो रिसर्च है वो मेरे टॉपिक से मिलती जुलती है, ठीक है। तो फिर उस प्रोफेसर की ईमेल निकाल के आपने उस प्रोफेसर को जो है वो ईमेल करनी है कि सर मैंने आपकी जो है वो ये सारी रिसर्च जो है वो पढ़ी है, मैं जो है वो आपकी जो रिसर्च है वो मेरे टॉपिक से मतलब के मिलती है, तो मैं जो है वो आपके अंडर सुपरविज़न ये काम करना चाहता हूँ, इतने टाइम तक कंप्लीट करूँगा। सो काइंडली आप मुझे अपनी सुपरविज़न में एक्सेप्ट कर लें और मुझे काइंडली एक्सेप्टेंस लेटर दें ताकि मैं आपकी यूनिवर्सिटी में आपकी बिहाफ पे अप्लाई कर सकूँ। तो इस फॉर्मेट में फिर प्रोफेसर अगर आपकी जो है वो एक्सेप्टेंस जो आपने मेल भेजी है उससे अगर अग्री करता है तो आपको इस तरह का लेटर जो है वो फॉरवर्ड कर देता है, ईमेल करता है, फिर आप वो सीएसई को भेजते हैं या फिर यूनिवर्सिटी में जब आप एडमिशन के लिए अप्लाई कर रहे होते हैं तो वहाँ पे आप जो है वो अप्लाई ये डॉक्यूमेंट जो है वो स्कैन करके अपलोड कर देते हैं कि मुझे फ़लाँ प्रोफेसर ने एक्सेप्टेंस दी है, मैं उनकी सुपरविज़न में आपकी यूनिवर्सिटी में मास्टर्स करना चाहता हूँ, पीएचडी करना चाहता हूँ या बैचलर करना चाहता हूँ। उसके बाद अगर हम बात करें इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट, तो दोस्तों चाइना के अंदर इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी आइलेट्स की जो रिक्वायरमेंट है वो नहीं है कहीं पर भी। तकरीबन 99% यूनिवर्सिटीज़ चाइना में स्कॉलरशिप जो है वो विदाउट आइल्स दे रही होती हैं। तो वहाँ पर हमें जो है वो जिस तरह मैंने ये यूनिवर्सिटी से लिया हुआ है सर्टिफिकेट, टू मे होम इट में बी कंसर्न यानी कि इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट लिया हुआ है, आपने भी इस तरह अपनी यूनिवर्सिटी से जो है वो सर्टिफिकेट लेना है जिसमें आपको यूनिवर्सिटी जो है वो ये चीज़ रिटन में दे रही होती है कि इसका जो मीडियम इंस्ट्रक्शन जो प्रीवियस एजुकेशन है बैचलर वो इंग्लिश मीडियम थी। तो ये आपने फिर वहाँ पे अपलोड करना होता है। उसके बाद आपने पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट यानी कि नॉन क्रिमिनल रिकॉर्ड जो है वो सबमिट करवाना होता है। पुलिस क्लियरेंस डॉक्यूमेंट ये जो है वो सर्टिफाई करता है आपको कि आपने कभी भी कोई मतलब कि क्राइम नहीं किया, जो कि आपका वहाँ पे आपकी जो आपका जो थाना है वहाँ पर आपकी कोई रिपोर्ट वहाँ पे आज तक नहीं आई या इस तरह की कोई भी एक्टिविटी में आप इन्वॉल्व नहीं हैं, आप यहाँ से बाहर जा सकते हैं, आपके ऊपर कोई भी क्राइम का कोई भी इल्ज़ाम वगैरह नहीं है, ये क्लियरेंस। उसके लिए फिर आप पाकिस्तान के अंदर किस तरह जो है वो अप्लाई कर सकते हैं, इसका ये सिंपल मैंने जो है वो प्रोसेस दिया हुआ था कि आपने एक सिंपल एप्लीकेशन लिखनी है अपने जो पुलिस स्टेशन है वहाँ पे, फिर आपने जो है वो अपना CNIC पासपोर्ट की। तो दोस्तों ये बात लाजमी याद रहे कि आप पुलिस क्लियरेंस वेरिफिकेशन के लिए तभी अप्लाई कर सकते हैं जब आपका पासपोर्ट बना हुआ हो। फिर आपने जो है वो एप्लीकेशन, CNIC और अपने पासपोर्ट की फ़ोटोकॉपी अपनी 2 फ़ोटोज़ के साथ जो है वो SP ऑफिस जो आपके शहर का है वहाँ पर जो है वो आपने सबमिट करवानी है। उसके बाद उसका प्रोसेस होगा लोकल पुलिस के अंदर, उसके बाद फिर जो है वो SHO इस बात को बिल्कुल क्लियर करेगा और उसके बाद विदिन 7 to 8 डेज़ या जितना भी आपके इलाके का प्रोसेस है आपको इंशाल्लाह जो है वो वर्किंग डेज़ के अंदर, इतने वर्किंग डेज़ के अंदर आपको ये सर्टिफिकेट मिल जाएगा जो कि भी आप स्कैन करके अपलोड करेंगे। ये भी मैंडेटरी होता है यानी लाजमी देना होता है। उसके बाद फ़िज़िकल हेल्थ सर्टिफिकेट जो कि ऑलरेडी CSE जो है वो अपना दे रही होती है। कुछ डॉक्यूमेंट्स जैसे फ़िज़िकल हेल्थ जो है वो सर्टिफिकेट है, उसके बाद जो है वो कुछ ऐसे ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि मैं आपको जो है वो लिंक जो है वो दे दूंगा, तो आप काइंडली लिंक के थ्रू जो है वो CSE के पोर्टल को विज़िट करके यूनिवर्सिटीज़ को भी देख सकते हैं। और उसके अलावा कुछ डॉक्यूमेंट्स के फॉर्मेट भी पड़े हुए हैं, तो आपने वहाँ से फॉर्मेट जो है वो PDF या वर्ड में जो है वो डाउनलोड करके उसको फिर देख सकते हैं कि इनमें ये रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट्स में है। सिंपली अगर हम फिज़िकल हेल्थ में देखें तो टेस्ट के ऊपर जो है हेपेटाइटिस B, C, HIV, COVID-19 अभी ऐड किया है इन्होंने, और उसके साथ साथ कुछ ऐसे टेस्ट जो है वो ये PCR लेवल पे जो है वो इनकी रिक्वायरमेंट होती है, वो हमने जो है वो करवाने होते हैं। चेस्ट का एक्सरे करवाना होता है, ECG करवानी होती है, बॉडी वाइटल्स यानी कि आपका उस टाइम जो है वो
टेम्परेचर और बाकी सारी जो है वो बॉडी के वाइटल्स कितने हैं, उसके बाद BMI आपका जो है वो वेट कितना है, आपकी हाइट कितनी है, ये सारी चीज़ें। उसके बाद आई एग्ज़ामिनेशन आपने करवाना होता है डॉक्टर से। उसके बाद फिर ये सारी जब आपकी जो है वो टेस्ट और सारी रिक्वायरमेंट कंप्लीट हो जाती है, फिर आपने इसको जो है वो फिल आउट करना है सही तरीके से। उसके बाद फिर आपने गजेटेड जो आपका गवर्नमेंट सीनियर फिजिशियन है आपके हॉस्पिटल के अंदर, जो आपका सिविल हॉस्पिटल है या तालुका हॉस्पिटल है आपके शहर के अंदर, वहाँ पर जाके आपने अपने सीनियर जो है वो फिजिशियन से जो है वो इसको स्टैम्प करवाना है और साइन करवा के स्टैम्प करवाना है। उसके बाद फिर आप जो है वो ये स्कैन करके अपलोड कर सकते हैं। अगर हम बात करें स्टडी प्लान, रिसर्च प्रपोजल, लेटर ऑफ मोटिवेशन, देयर इज़ अ लिटिल बिट डिफरेंस बिटवीन ऑल ऑफ देम। सो बात करते हैं कि इनमें थोड़ा बहुत क्या डिफरेंस है। द स्टडी प्लान इंक्लूड्स द डिटेल्स ऑन व्हाई यू स्टडी चूज अ सर्टेन डिग्री प्रोग्राम and how you actually schedule and plan your course study. The research proposal is used to purpose why you wish to work on a particular research direction, research objectives, novelty of your proposed research, possibility, outcomes, equipments and funding requirement to carry out research and a complete schedule of conducting your research. उसके बाद letter of motivation. Letter of motivation, it is a letter in which the candidate describe why the applicant deserves the scholarship. It describes the future goals and plans of the candidate and pursues the panel to consider this proposal by reasoning and that too in a professional way. अगर हम बात करें करिकुलम विटाए और सपोर्टिव डॉक्यूमेंट्स की, तो आपने CV को जो है वो बनाना होता है। आपने जिस भी प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना है उससे पिछले जो है वो प्रीवियस एजुकेशन में आपने जो जो अचीवमेंट्स की हैं आपने वो सारी उसमें मेंशन करनी होती हैं। उसके बाद फिर आपने जो है वो सपोर्टिव डॉक्यूमेंट की एक फ़ाइल बनानी होती है। सपोर्टिव डॉक्यूमेंट्स में आपने जो जो डॉक्यूमेंट्स ऐड करने होते हैं स्कैन करके, वो मोस्टली हैं कि जितनी भी आपने ऑर्गेनाइजेशंस में जो आपने सेमिनार्स अटेंड किए हैं, जो आपने कॉन्फ्रेंसेस अटेंड किए हैं, जो आपने रिसर्च के ऊपर काम किया है, या आपके पास जो जो सर्टिफिकेट एक्स्ट्रा सर्टिफिकेट्स हैं वो आपने एक ही फ़ाइल बना के उसमें सारे सर्टिफिकेट्स अटैच करने होते हैं। उनको एक ही साथ स्कैन करना होता है, जो कि 10 से 15 जितने भी आपके पास डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे डॉक्यूमेंट, जो भी सर्टिफिकेट्स हैं आपके पास, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट्स हैं, वो सारे आपने सपोर्टिव डॉक्यूमेंट की फ़ाइल बना के फिर आपने वहाँ पर वो भी जो है वो अपलोड करना होता है। ये भी आपके लिए एक प्लस पॉइंट होता है।